इधर दीनदयाल भी अपने घर की तरफ लौटने लगा। आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन ये झूठ बोलकर और गाय का बहाना बनाकर मैं कब तक गांव वालों से बचता रहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक दीनदयाल घर आ गया, खाना पीना खाया और आराम करने लगा। फिर थोड़ी ही देर में वो गाय को चराने खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों के बगल में एक जंगल था। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे की पढ़ाई शुरू हुई है। पहले से 2 गुना पैसा भी आने लगा है। होटल वालों ने तो कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि कंपनी के दूध से अच्छा तो मेरा पानी वाला दूध होता ही है। लेकिन गांव वालों का क्या करूं? यही सब सोचते सोचते दीनदयाल जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां पर उसे एक ऐसा पौधा दिखाई दिया जिसकी पत्तियों से सफेद गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा कुछ निकल रहा था। ये कैसा पौधा है? इसका रस तो बिल्कुल दूध जैसा है और बहुत गाढ़ा भी है। क्यों ना मैं इसे अपने दूध में मिला दूं, ताकि मेरा दूध फिर से गाढ़ा हो जाए। पहले इस पौधे के रस का मैं खुद इस्तेमाल करके देखता हूँ, कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए। दीनदयाल ने उस पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और रस को अपनी जीभ से चखने लगा। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत मीठा है। अगर इसको मैंने दूध में मिला दिया तो मेरा दूध गाढ़ा होने के साथ साथ मीठा भी हो जाएगा। इसका तो कोई नुकसान भी नहीं है। चल दीनदयाल, अब इन पौधों को घर ले चल, अब तो फायदा ही फायदा होगा। दीनदयाल वो ढेर सारे पौधे छुपाकर अपने घर ले आया। और सुबह होते ही उनका रस दोनों बाल्टियों में मिला दिया। ये तो चमत्कार हो गया। मेरा पूरा दूध तो अब पहले से भी ज्यादा गाढ़ा और मीठा हो गया है। अब तो मैं 2 बाल्टियों से 4 बाल्टियां और 4 से 8 बाल्टियां दूध बनाया करूंगा और बड़े बड़े शहरों में ले जाकर बेचा करूंगा, जिससे मैं पहले से अब 2 गुना पैसा वाला हो जाऊंगा। अब दीनदयाल वही गाढ़ा दूध गांव वालों को देने लगा। शाम को गांव वाले दीनदयाल से मिले। दीनदयाल मुबारक हो, तुम्हारी गाय तो बिल्कुल ठीक हो गई लगता है। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा इलाज किया कि तुम्हारी गाय पहले से भी गाढ़ा, मीठा और स्वादिष्ट दूध देने लगी है। हाँ दीनदयाल, आज का दूध तो पहले से भी गाढ़ा और मीठा था। हाँ काका, मैंने भी जब दूध पिया तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। धन्य है ऊपर वाले का कि मेरी गाय ठीक हो गई। लेकिन अगले दिन दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद दीनदयाल को भी नहीं था। दोपहर में सारा गांव, यहाँ तक कि गांव की महिलाएं और बच्चे भी उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। दीनदयाल और उसकी पत्नी सुमन बाहर आए। दीनदयाल ये सब देखकर डर गया। अरे ठाकुर साहब, गांव वालों, अब मैंने क्या कर दिया? अब सारे लोग इकट्ठा मेरे घर के सामने। अरे भैया, ठाकुर साहब से क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ। आज के बाद हमें 2 गुना दूध चाहिए। तुम्हारा दूध अब इतना स्वादिष्ट हो गया है कि बिना दूध के अब हम रह ही नहीं सकते। ये सुनकर दीनदयाल की जान में जान आए। लेकिन बहन जी, मेरे पास सिर्फ एक ही गाय है, अब मैं और दूध कहाँ से लेकर आऊं? देखो दीनदयाल, दूध तो हमें चाहिए ही, वो भी पहले से 3 या 4 गुना। इसके लिए अब चाहे तुम कुछ भी करो। इतने दिनों से दूध बेच रहे हो, एक गाय से 2 गाय नहीं कर पाए। ऐसा करो, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हें पैसे दे रहे हैं, जाओ एक गाय और खरीद कर लाओ। ये सुनकर दीनदयाल और उसकी पत्नी दोनों दंग रह गए। पूरे गांव ने मिलकर तुरंत दीनदयाल को ढेर सारे पैसे दिए और वहां से चले गए। पैसे लेकर दीनदयाल और सुमन घर के अंदर आ गए। इन गांव वालों को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो ये वक्त से पहले या वक्त के बाद कभी एक भी नहीं देते थे, और आज आपको गाय खरीदने के लिए इतने सारे पैसे देकर चले गए। इतना पसंद आ गया इन लोगों को आपका दूध, और वो भी अचानक। सुमन, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पैसे लेकर बाजार जाता हूँ, देखता हूँ एक गाय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दीनदयाल तुरंत जानवरों के बाजार गया और वहीं से एक गाय लेकर आ गया। जब से मैंने उस पौधे का गाढ़ा रस दूध में मिलाया है, तब से ही इन गांव वालों को मेरा दूध पसंद आने लगा है। अब मैं बिना वो रस डाले गांव वालों को दूध बेचूंगा ही नहीं।
अब गांव वाले दीनदयाल से पहले से 2 गुना दूध लेने लगे। धीरे धीरे दीनदयाल के दूध की चर्चा आसपास के बहुत सारे गांवों में होने लगी। अगले दिन दूसरे गांवों के लोग भी दीनदयाल के घर पहुंच गए। अरे दीनदयाल, तुम्हारे दूध की चर्चा तो दूर दूर तक हो गई है। ऐसा करना, मेरे गांव में और मेरे पास वाले गांव में कल से हर घर में दूध दे जाना। पुराने दूध वाले को हमने मना कर दिया है। सुमन और उसका बेटा ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे, लेकिन दीनदयाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो इस तरह अब दीनदयाल 4-5 गांवों में पानी और उसी पौधे का रस मिलाकर दूध बेचने लगा। कुछ ही महीनों में दीनदयाल ने अपना अच्छा घर बनवा लिया, बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने लगा और एक बड़ा सा तबेला भी खोल लिया जिसमें कम से कम 4-5 गायें थी। लेकिन पूरे दूध में अभी भी वो पानी और उस पौधे का रस मिलाता था। एक रात अपने आलीशान घर में दीनदयाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठकर जब खाना खा रहा था, तभी उसका बेटा बोला, पिताजी, कुछ ही महीनों में हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। बेटा, ये सपना नहीं है। हमारे आसपास के सभी दूध वाले गांव छोड़कर शहर भाग गए हैं। सब गांव वालों को मेरा दूध इतना पसंद आ रहा है कि वो सब अब मुझसे ही दूध खरीदते हैं। बस यही मेरी तरक्की का कारण है। लेकिन इधर धीरे धीरे गांव वाले बीमार पड़ने लगे। यहाँ तक कि सुमन, उसका बेटा और दीनदयाल खुद भी बीमार पड़ गया। आसपास के गांव वाले भी बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे अस्पतालों में तो भीड़ लगने लगी। अरे वैद्य जी, अचानक कौन सा वायरस फैल गया कि 4-5 गांव वाले एक साथ बीमार हो गए? अरे पता नहीं ठाकुर साहब, क्या हो गया कि अचानक सारे के सारे लोग बीमार होने लगे। चिंता मत कीजिए, इतनी कोई भयंकर बीमारी नहीं है। मैं सबका इलाज कर दूंगा। लेकिन इन 5 गांवों को छोड़कर बाकी किसी गांव में या किसी कस्बे में ये बीमारी नहीं फैली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ठाकुर साहब। फिलहाल हमारा इलाज कीजिए और हमें ठीक कीजिए, ये सब बाद में सोचेंगे। तब तक वहाँ पर दीनदयाल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर आ जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे और बीवी को जल्दी देखिए। इन दोनों की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मेरा इलाज आप भले ही बाद में करना, पहले इन्हें ठीक कर दीजिए। अरे मैंने कहा ना, इतनी भयंकर बीमारी नहीं है, सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह थोड़े दिन बाद धीरे धीरे सारे लोग ठीक तो हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से बीमार पड़ने लगे। अब गांव वालों को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। ठाकुर साहब ने दीनदयाल के परिवार को छोड़कर बाकी लोगों को अपनी हवेली पर बुलाया। गांव वालों, आप लोगों ने ध्यान दिया, अचानक कुछ ही महीनों में दीनदयाल कितना अमीर बन गया। पहले इसके पास अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने तक के भी पैसे नहीं रहते थे, और आज देखो इतना बड़ा बंगला है, पूरा तबेला खोल लिया इसने। जरूर इसने कोई झोल किया है, क्योंकि जिस जिस गांव में दीनदयाल दूध देता है, सिर्फ उसी गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, बाकी के गांव वालों को कुछ नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब ने भी बताया था। अरे हाँ ठाकुर साहब, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि ये सब दीनदयाल की वजह से हुआ है? ऐसे तो हम उस पर कोई इल्जाम लगा नहीं सकते। काका, मैं उस दूध की जांच कराऊंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठाकुर साहब ने वैसा ही किया। उसने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर उस दूध की जांच करवाई। अगले दिन रिपोर्ट लेकर डॉक्टर ठाकुर साहब की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब ने दीनदयाल के परिवार सहित पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। दीनदयाल, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब बताइए, दीनदयाल के दूध की रिपोर्ट में क्या निकला है? सरपंच जी, इस दूध में एक ऐसा रसायन पाया गया है जो अगर एक बार किसी के शरीर में चला जाए तो वो उस रसायन का आदी हो जाता है। उसे उस रसायन की लत पड़ जाती है। इसी वजह से आप सबको दीनदयाल के दूध की लत पड़ गई थी। लेकिन अगर वो रसायन हर रोज किसी के शरीर में जाता रहता है तो कुछ ही महीनों में धीरे धीरे उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। अब अचानक दीनदयाल डर गया। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा।
तो अब समझ में आया कि अचानक हमें दीनदयाल के दूध की इतनी लत क्यों पड़ गई, और सिर्फ हमें ही नहीं, आसपास के सभी गांव वालों को भी दीनदयाल के दूध की लत पड़ गई थी। इसीलिए तो कुछ ही महीनों में ये इतना अमीर बन गया। ठाकुर साहब, इसने हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया है। तुरंत पुलिस को बुलाइए, हमारे पास सबूत भी है। इसको जेल में डलवा दो। जैसे ही काका ने दीनदयाल को जेल में डालने की बात कही, वैसे ही दीनदयाल का बेटा रोते हुए बोला, नहीं नहीं, आप लोग मेरे पापा के साथ ऐसा मत कीजिए। पापा, क्या सच में आपने ऐसा किया है? अजी, अब आप बोलते क्यों नहीं? अब दीनदयाल के पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पूरी कहानी गांव वालों को बता दी। लेकिन गांव वालों, मुझे ये नहीं पता था कि उस पौधे का रस दूध में मिलाने से इंसान बीमार पड़ सकता है। सबसे पहले मैंने ही उस रस को चखा था, उसके बाद ही उसे दूध में मिलाना शुरू किया। आप लोग ही सोचिए, अगर मुझे पता होता कि वो रस नुकसान करेगा तो मैं अपने परिवार को वो दूध क्यों पिलाता। चलो ये बात मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता था कि उस पौधे के रस में बीमारी फैलाने वाला रसायन है, लेकिन तुमने ये सब आखिर किया क्यों? तुम्हारे पिता की ईमानदारी की लोग मिसालें दिया करते थे और तुम भी बहुत ईमानदार थे। इतना ईमानदार दूध वाला अचानक लालची दूध वाला कैसे बन गया? मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था ठाकुर साहब। मैंने अपने पिता को भी पूरी जिंदगी परेशानियों से जूझते देखा। इस गांव के बुजुर्ग जानते होंगे, जब मेरे पिता इस गांव में दूध बेचा करते थे तब यहाँ एक और दूध वाला भी था। वो दूध में पानी मिलाता था और लोगों को मेरे पिता के खिलाफ भड़काता था। धीरे धीरे वो अमीर बन गया और मेरे पिताजी ईमानदारी के कारण कुछ नहीं कर पाए। गरीबी इतनी बढ़ गई कि पहले मेरी माँ चली गई और कुछ दिनों बाद मेरे पिता भी भगवान को प्यारे हो गए। मैं भी अपने पिता की ही राह पर चल रहा था। पर आप सबको याद है, उस दिन मैं आप लोगों से पैसे मांगने आया था तो आपने देने से मना कर दिया था, क्योंकि आपने इतने कठिन नियम बना रखे हैं। घर में खाने को भी नहीं था और मेरे बेटे की स्कूल की ड्रेस फटी हुई थी। बताइए, मैं करता भी तो क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अब आप लोग चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। सही कहा दीनदयाल, तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे। वो लालची दूध वाला हम लोगों को पानी वाला दूध देता था और तुम्हारे पिता के खिलाफ भड़काता भी था। ठाकुर साहब, मुझे लगता है दीनदयाल को एक मौका देना चाहिए। ठीक है गांव वालों, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो दीनदयाल को मैं एक मौका देता हूं, और वो नियम भी आज के बाद बदलता हूं कि टाइम से पहले या बाद में पैसे नहीं दिए जा सकते। लेकिन दीनदयाल, आज के बाद अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो रिपोर्ट हमारे पास है। अगले दिन तुम पुलिस की काल कोठरी में नजर आओगे। ठाकुर साहब, मैंने जो किया मजबूरी में किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो इतनी बड़ी ललती के बावजूद आप सबने मुझे माफ कर दिया। अब दीनदयाल के पास आलीशान घर, ढेर सारी गाय और तबेला तो था ही, इसलिए अब उसने दूध में पानी और पौधे का रस मिलाना बंद कर दिया और एक बार फिर से ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा।